हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का दोस्तों पार्ट नंबर 1 पढ़ाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपनों ने इसके पार्ट 1 के अंदर पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो डिस्कस किया कि इस चैप्टर के अंदर कितने चैप्टर होंगे, इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, राइट। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 5 इसके अंदर टोटल चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर के अंदर टोटल 37 जो हैं सेक्शंस हैं, राइट। और दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए सारे सेक्शंस पढ़ा के, इनका एक ऊपर की हेडिंग पढ़ा के, कि एक आपके माइंड में पिक्चर बन जाए। जब भी ये सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँगा मैं, तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ, इसके अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, राइट। तो दोस्तों, थोड़ा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे मेन बात जो दोस्तों वो पढ़ी, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और इसका इतिहास, कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है, ये बना क्यों और कब बना। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना, जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया हुआ, तो उस टाइम के अंदर दोस्तों इस एक्ट की कोई चर्चा नहीं थी। और उसके बाद 1976 आते आते जब 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान के अंदर हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता हूँ, तो दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल 14A जोड़ा गया, भाग 14A जोड़ा गया, जिसके अंदर आर्टिकल 323A और 323B को जोड़ा गया, राइट। तो दोस्तों, ए में जो क्या था, कैट, सेट और जेट की बात थी, राइट। और दोस्तों, कैट, सेट, जेट क्या करती है, मेनली जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनके बारे में सुनवाई होगी, राइट। और दोस्तों 323B के अंदर अदर मैटर्स जो होंगे, इनके अलावा सर्विसेज के अलावा उनके अंदर बात होती है, राइट। और दोस्तों, इसी का बिहाफ लेके जब भी कोई मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चर्चा हो गई, लेकिन दोस्तों उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रॉपर उसको लागू करने के लिए, प्रॉपर उस पर अमल लाने के लिए उस एक्ट में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट को रेफरेंस में लेके एक एक्ट बनाया गया, राइट, जिसको बोला गया दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। 76 के अंदर दोस्तों इसकी बात हुई और 85 के अंदर क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम का एक एक्ट बना। और दोस्तों 1976 के अंदर एक घटना और हुई, आपको ये भी याद रखनी है, CGA नाम का पद बनाया गया, जिसको बोलता हूँ मैं दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर आज अपने इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं और आज इसका दोस्तों कोशिश करेंगे अपने चैप्टर 1 जो है इसका वो कंप्लीट करते हैं, राइट, सेक्शन नंबर 3 तक। तो देखिए दोस्तों, लागू कब हुआ, 27 फरवरी 1985 को, राइट। अगला देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। क्या करता है दोस्तों, ये एक एक्ट है जो क्या प्रोवाइड करता है, एडजुडिकेशन को दोस्तों बोलते हैं न्यायिक निर्णय, ठीक है, मतलब न्याय दिलाने का काम करता है, राइट। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है दोस्तों, एडजुडिकेशन करवाने का, ट्रायल करवाने का काम करती है। किसके ट्रायल का, कौन से एडजुडिकेशन, कौन से मामलों का, ऑफ डिस्प्यूट्स का दोस्तों और कंप्लेंट्स का। डिस्प्यूट और कंप्लेंट किसकी, विद रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज, राइट। तो दोस्तों, विद रेस्पेक्ट टू किस की कंप्लेंट, रिक्रूटमेंट की बात है एक दोस्तों कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। और दोस्तों कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल जब रिक्रूट होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करूं या मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं, तो दोस्तों मैं जिसमें रिक्रूट हुआ हूं उसकी रिक्रूटमेंट के टाइम की कंडीशंस, और दोस्तों बाद में मेरी जो सर्विस के दौरान जो कंडीशंस होगी उनके दौरान अगर मेरा कोई डिस्प्यूट है गवर्नमेंट से, मेरे डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेन है मेरी, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका निपटारा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में होगा, राइट। उसके लिए दोस्तों आपको कोर्ट नहीं जाना, आपको क्या करना है, आपको ट्रिब्यूनल्स में जाना है, राइट। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरे एक कोलीग हैं, तो उनके ब्रदर का दोस्तों SSC JE के अंदर सिलेक्शन हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JE, जो इंजीनियर बनते हैं अपने, राइट। तो दोस्तों अपने या उनका इसके अंदर भी हुआ या अपने भी SSC के अंदर भी क्या है कि जो नोटिफिकेशन जब आता है तो उसके अंदर जो कैटेगरी के लोग हैं, मान लो, ठीक है, मान लो मैं OBC की बात करता हूँ, तो OBC कैटेगरी का दोस्तों जो लोग हैं उनमें बोलते हैं कि जो सेंटर का OBC का सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर डेट से पीछे का होना चाहिए,
ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर देते हैं और जनरली वो डेट जो दोस्तों नोटिफिकेशन के आसपास की होती है, या तो नोटिफिकेशन के पहले की होगी या नोटिफिकेशन के थोड़े से बाद की होगी। तो कुल मिला के बात ये है कि वो एग्ज़ाम से पहले की डेट जो है डेडलाइन देते हैं कि इस डेट तक का क्या है ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों मेरे कोलीग के ब्रदर का क्या है एसएससी जेईई में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके पास क्या है उस पुरानी डेट का क्या है सर्टिफिकेट नहीं था सेंटर की ओबीसी का, राइट। तो दोस्तों उस केस में उनका क्या है रिक्रूटमेंट को विद होल्ड कर दिया गया, ठीक है, डिपार्टमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, जो अलग मैटर है किसने किया। लेकिन दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनका क्या है प्रोविजनल कर दिया गया, उनके जो डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट था उस डेडलाइन के बाद का था, राइट। तो दोस्तों उनको जब ये बात पता चली तो फिर वो पहले कोर्ट में गए, ठीक है। और दोस्तों जब पहले कोर्ट में गए तो कोर्ट से उनको पता लगा कि ये मामला जो है आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, आपकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, उन्होंने इनको रिकमेंड किया कि आप कैट में जाइए, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाइए और वहाँ पे क्या है आपको इसके केस की सुनवाई होगी। आपके डिस्प्यूट जो है, आपकी कंप्लेंट्स जो है आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, राइट, तो वो उसकी सुनवाई दोस्तों कैट में होगी। तो फिर वो क्या किए, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके कैट में गए, एक वकील हायर किया, राइट। फिर दोस्तों वो केस जीत गए क्योंकि दोस्तों ओबीसी का सर्टिफिकेट है। मान लो आज मैं मेरा एग्जांपल ले लूँ, मैं कोई सी भी कास्ट में आता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ओबीसी में आता हूँ या आप लोग ओबीसी में आता हो कोई भी, तो आज दोस्तों अगर वो 2022 में ओबीसी का है तो क्या दोस्तों वो 2020 में ओबीसी का नहीं था क्या अदर बैकवर्ड क्लास से? ऐसा अदर बैकवर्ड क्लास से दोस्तों वो नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर में जा सकता है अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल करे। दोस्तों क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है, बहुत रेयर चांस हैं, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों ये केस जो था इनका पावरफुल केस था और ये पार्टी जो है वो जीत गई और उनका दोस्तों रिक्रूटमेंट हो गया और दोस्तों वर्तमान में वो एसएससी जेईई में पद के पद पे कार्यरत हैं, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जैसे ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है इस सर्टिफिकेट की कि बैकडेट का चाहिए, बैकडेट का चाहिए, राइट। तो दोस्तों आप कैट में जाके इसकी सुनवाई करवा सकते हो, राइट। ये सुनो, तो ये आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बात हुई, कंडीशन ऑफ सर्विसेज से बात हुई, इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट जो हैं, इनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट जो हैं, ये किस में जाके सॉल्व होगी, ये सारी ट्रिब्यूनल्स में जाके सॉल्व करवा सकते हो, राइट। ये सुनो, तो देखिए दोस्तों क्या है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज, ये पहला तो बोल दिया पब्लिक सर्विसेज, एंड इसके साथ साथ कौन है पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। और दोस्तों ऐसे पद, ऐसे पोस्ट जो किससे संबंधित हो, यूनियन से संबंधित हो, इन कनेक्शन विद का मतलब है उससे रिलेटेड है, पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन का मतलब है कि जो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे संबंधित है ये, राइट। और एनी स्टेट, या किसी स्टेट से रिलेटेड वो पद है, या किसी कोई लोकल या अदर अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या किसी उस लोकल या कोई टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई अथॉरिटी है उसके नीचे वो पद है, या दोस्तों अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई पद है, और एनी कॉरपोरेशन और एनी सोसाइटी, राइट। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, जो पब्लिक सर्विस है और ये सारे पद जो हैं इन सब की डिस्प्यूट और सुनवाई जो है मेरे ट्रिब्यूनल्स के अंदर होगी, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर और बोल दिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन परसेंस ऑफ आर्टिकल 343A। तो ये आर्टिकल तो हमने देख लिया कि 343A के अंदर क्या बोला गया है कि जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी सुनवाई कहाँ होगी, ट्रिब्यूनल्स में होगी, कैट सेट जेट में होगी, राइट। फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, मतलब उनसे रिलेटेड जो मामले हैं उनकी सुनवाई होगी, राइट। तो दोस्तों ट्रिब्यूनल्स बनाने का एक मकसद और भी था कि पर्टिकुलर दोस्तों कोर्ट जो हैं उनके पास इतने सर्विस रूल का मान लो नॉलेज नहीं है, तो एक पर्टिकुलर का टास्क के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बना दो और उसके अंदर दोस्तों जो बेंच होगी वो उसी की जानकार होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है उस तरीके के मैटर जो हैं वो उनकी सुनवाई अच्छे से हो सकती है और दोस्तों अच्छे से निर्णय लिया जा सकता है, राइट। और दोस्तों आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे आपको पता होगा जो सीनियर ऑडिटर का जो दोस्तों 4600 ग्रेड पे का जो केस जो है हमारी डिपार्टमेंट ने, हमारे जो लोग हैं कुछ हमारे एम्प्लॉय जो हैं अपने साथ के जो हैं उन्हें दोस्तों डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के खिलाफ क्या है इसको केस कर रखा था कि सीनियर ऑडिटर का जो ग्रेड पे है उसको 4600 ग्रेड पे किया जाए, राइट। तो दोस्तों उस केस के अंदर भी वो केस भी कैट के अंदर किया हुआ था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर किया हुआ था और उसके अंदर दोस्तों उनको पॉजिटिव जो क्या है अपने को वहाँ से फैसला मिला है, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों आपको कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों से, राइट। तो दोस्तों ऐसे अपने को चीज़ों को पढ़ना है ताकि हम चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ और हमारे डे टू डे लाइफ में वो कहाँ यूज़ होती है उन चीज़ों का हमें पता रहे, राइट। तो दोस्तों कैट से क्या है उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, राइट। तो वो क्या है कैट में सुनवाई होती है, ठीक है। हमारे कुछ डिस्प्यूट थे, हमारी कुछ कंप्लेंट्स थी, राइट, कि हमें 4200 ग्रेड पे ना दे के 4600 ग्रेड पे दिया जाए, राइट। तो
ये दोस्तों पूरा मैटर है, राइट। तो अब दोस्तों अपने प्रॉपर इसका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे। अब देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 जो है इसका प्रीलिमिनरी, उसके अंदर क्या दिया गया है। पहला है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, राइट। तो ये हर एक एक्ट जब पढ़ते हैं तो ये फॉर्मेट है इसका एक्ट का, ठीक है। कोई भी एक्ट आप बनाते हो, कोई भी एक्ट जो है पार्लियामेंट पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके अंदर दोस्तों ये फॉर्मेट है। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का ही होगा, राइट। येस और नो। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया पहले इसके अंदर, सब सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 1 का दोस्तों सब सेक्शन 1 इसको ऐसे पढ़ते हैं अपने, ठीक है। ये सेक्शन 1 हुआ, इसका दोस्तों सब सेक्शन को क्या हुआ, ये सब सेक्शन 1 हुआ, राइट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है। इजी बात है, समझ में आ रही है मुझे कि हाँ इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 27 फरवरी 1985 को लागू हुआ था। 27 फरवरी 1985 को लागू हुआ था, तो मैं इसको ये एक्ट बोलूँगा। इट एक्सटेंड्स, ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है, ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड करेगा। इट रिलेट्स टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दोस्तों जिसको मैं कैट बोलता हूँ, ये इससे रिलेट करता है इस शब्द से, टू द होल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इट रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेट्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट। दोस्तों स्टेट्स के लिए भी लागू होता है, इसके लिए क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, राइट। और दोस्तों इसके अंदर एक लाइन दी गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट इसको एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों वो सिनेरियो जो है अब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से धारा 370 जैसे ही हटी, और दोस्तों केंद्र सरकार ने क्या किया, इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया, ठीक है। और दोस्तों यूनियन टेरेटरी बना दिया, राइट। इसका मतलब है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे राष्ट्रपति का संचालन होगा। बहुत सारी पावर्स जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, राइट। दोस्तों यहाँ पे जो इसकी है लेजिस्लेचर भी रहेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो क्या है, यूटी है, बहुत सारी यूटी हैं दोस्तों जहाँ पे लेजिस्लेचर हैं, जहाँ पे जो है विधायिका है, वहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारी यूटी ऐसी भी हैं जहाँ पे क्या है, चुनाव नहीं होता मुख्यमंत्री का, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। 2 एग्जाम्पल दोस्तों आपको दूँ, दिल्ली का जैसे देख लीजिए आप, वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। वहाँ पे मतलब क्या है, लेजिस्लेचर है, राइट। लेकिन दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है। एक दोस्तों अंडमान एंड निकोबार का एग्जाम्पल लो आप, वो भी एक यूनियन टेरेटरी है, राइट। और दोस्तों वहाँ पे क्या है, यूनियन टेरेटरी होने के बावजूद वहाँ पे दोस्तों क्या है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, वहाँ पे ओनली डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है। अब दोस्तों अंडमान एंड निकोबार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर कौन से रीजन के अंदर आते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो दोस्तों हमें ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों अपन पढ़ी थी, तो कौन से क्षेत्र के अंदर अंडमान व निकोबार आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सब सेक्शन 3 में चलिए दोस्तों, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कौन से कैट वाले, शेल केम इनटू फोर्स बाय नोटिफिकेशन, जिस डेट को केंद्र सरकार ने जारी किया। दोस्तों कैट वाले जो है प्रोविज़न आए एक्ट के, वो कब आए, जब केंद्र सरकार ने ऑफिशियल गैजेट जारी कर दिया तब आ गए। ठीक प्रकार से दोस्तों देखिए, स्टेट वाले क्या हैं, स्टेट वाले कब आए, जब ऑफिशियल गैजेट में जारी कर दिया केंद्र सरकार ने, राइट। तो दोस्तों पीडीएफ के अंदर इसमें राज्य लिखा होगा, उसको आप करेक्ट कर लेना, केंद्र कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूरे पीडीएफ के अंदर आपको देखा कि 2 शब्द आपको याद करने हैं, कैट और सेट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक है दोस्तों स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट। आगे चलिए दोस्तों सेक्शन नंबर 2 पे देखिए, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्सनस। ये एक्ट जो है वो कुछ लोगों पे लागू नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या है कि उन लोगों की सुनवाई जो है हमारे ट्रिब्यूनल्स के अंदर नहीं होगी, राइट। उनके लिए दोस्तों अलग से कोई व्यवस्था होगी, राइट। लेकिन इन लोगों की सुनवाई दोस्तों ट्रिब्यूनल्स के अंदर वो नहीं करेंगे, राइट। येस और नो। तो देखिए दोस्तों, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, नंबर 1 क्या मतलब, एनी मेंबर ऑफ द नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स और एनी अदर आर्मड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। दोस्तों यूनियन की जो आर्मड फोर्सेज हैं, इसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो आती हैं, उन पे ये नियम जो है लागू नहीं होगा, ट्रिब्यूनल्स नहीं होगा। दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की खुद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, इनके खुद की बेंच बैठती है, ठीक है। तो इनका मैटर दोस्तों अलग है, राइट। ये क्या है, इसके अंदर शिकायत नहीं कर सकते, नंबर 1 बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पैरा है, क्योंकि पूरे एक्ट के अंदर नेगेटिव बात जो है वो आपको पकड़ के रखनी है, कोई भी नेगेटिव बात आए, ठीक है, कि ये एक्ट इन पे लागू होता है, तो इसके अंदर बोल देगा, आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ये दे देगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाला, राइट। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि आपसे कि इसके अंदर ऐसे लोग बताओ, कि ऐसी संस्थाएं बताओ जिनके एम्प्लॉय जो हैं इसके अंदर शिकायत नहीं कर सकते, राइट। तो आपको वो टिक कर देना है। बी देखिए दोस्तों, एनी ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी इनका ऑफिसर होगा या कोई भी इनका सर्वेंट होगा, राइट, वो शिकायत नहीं कर सकता। या कोई हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई ऑफिसर या सर्वेंट हो, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी इनकी, वहाँ पे उनका कोई ऑफिसर और स्टाफ जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसको रेडीमेड याद रखो, ऑफिसर और सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से ऑफिसर होंगे, कौन से सर्वेंट होंगे,
ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर कौन से ऑफिसर कौन से सर्वेंट होंगे, ऑफिस सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कौन से ऑफिसर कौन से सर्वेंट होंगे, राइट। तो आपको क्या इसको रेडीमेड याद रखना है। सॉरी। 3 नंबर में देखिए दोस्तों, एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द, राइट। अब दोस्तों सेक्रेटरियल स्टाफ का मतलब क्या है, सचिव का, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि सचिव और मंत्री ये क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी मिनिस्ट्री है, आपको एक बेसिक जनरल बात बताता हूँ, कोई भी मिनिस्ट्री है जहाँ पे दोस्तों एक होती है लोकल बॉडी जो चुन के जाते हैं, एक होती है दोस्तों गवर्नमेंट बॉडी जो एग्ज़ाम दे के और वो जाते हैं, मेनली यूपीएससी का एग्ज़ाम मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, हम हर एक मिनिस्ट्री है मान लो, तो उसके अंदर दोस्तों मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो एक इसके दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर होंगे, तो दोस्तों उनके पैरेलल में क्या है, गवर्नमेंट बॉडी होगी। तो दोस्तों वो सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनको सचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों एक वो होगा, राइट। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है, ठीक है, क्योंकि नियम कानून दोस्तों यही बनाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री को, रक्षा मंत्री को, कोई भी दोस्तों इम्प्लीमेंट करनी है स्कीम्स, तो जो इनके बैकग्राउंड में जो आईएएस लॉबी जो होती है वो क्या करती है दोस्तों, उस एक्ट को बनाती है और ये फिर दोस्तों अब इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, राइट। तो ये सेक्रेटरियल स्टाफ वही है, ठीक है। तो सेक्रेटरियल स्टाफ के मतलब अंदर जो सुपर सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनको सेक्रेटरी बोलते हैं, राइट। एनी पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ, किसका सेक्रेटरियल स्टाफ, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोस्तों पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस का, पार्लियामेंट के कौन से 2 सदन है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, इनको मैं ऐसे याद रखना हूँ। इसको दोस्तों लोअर सदन बोलते हैं, इसको दोस्तों अपर सदन बोलते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों इनका क्या हुआ, सेक्रेटरियल स्टाफ इसके अंदर नहीं आएगा। और एक चीज़ और ऐड करती, पूरा सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटर, कोई भी दोस्तों स्टेट का लेजिस्लेचर जो है, स्टेट की जो विधायिका है, स्टेट की जो मुख्यमंत्री और बाकी लोग जो मंत्री बैठते हैं स्टेट के, उसको बोलते हैं दोस्तों लेजिस्लेचर, तो उनका सेक्रेटरियल स्टाफ नहीं होगा, राइट। और दोस्तों इन केस ऑफ यूटी हैविंग ए लेजिस्लेचर ऑफ दैट लेजिस्लेचर, तो ये जो मेन बात जो है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई, उसी का बोल रहा है। अगर कोई यूनियन टेरेटरी के अंदर कोई लेजिस्लेचर है तो उसका सेक्रेटरियल स्टाफ जो है उसके ऊपर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है तो उनकी अपनी एक विधायिका है, इनके सारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री वगैरह वगैरह, ठीक है। और दोस्तों अंडमान व निकोबार जो है डायरेक्ट केंद्र के कंट्रोल में है, राइट। तो इसके अंदर तो ये यहाँ पे तो कोई लफड़ा ही नहीं है इनका, ठीक है, बेसिस लेजिस्लेचर ही नहीं है तो सेक्रेटरी स्टाफ ही नहीं होगा, राइट। और जैसे दिल्ली के अंदर दोस्तों अगर मुख्यमंत्री है वहाँ पे लेजिस्लेचर है तो इनका सेक्रेटरी स्टाफ जो है इसके अंदर नहीं आएगा, राइट। अब दोस्तों अंडमान व निकोबार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के कौन से श्रेणी के राज्यों में आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों सेक्शन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया, राइट। सेक्शन नंबर 1 के अंदर एक डेफिनेशन दी गई थी, कौन सा एक्ट है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर दोस्तों कुछ लोगों पे, कुछ सर्टेन पर्सन्स पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनके बारे में बात की गई थी, ठीक है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग, राइट। सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों हाई कोर्ट या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कोई ऑफिसर या सर्वेंट। और दोस्तों तीसरा क्या पढ़ा हम, सेक्रेटरियल स्टाफ जो है पार्लियामेंट का, राइट, या कोई स्टेट का, राइट, या कोई दोस्तों यूटी का जिसके अंदर लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड है। अब दोस्तों डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो पूरे चैप्टर के अंदर हमारे साथ साथ चलेगी, पैरेलल चलेगी, राइट। तो दोस्तों जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे एग्रीव्ड वुमेन, जैसे दोस्तों रेस्पोंडेंट, वर्क प्लेस क्या है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर कौन है। तो दोस्तों ये तमाम तरीके की चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी, राइट। और दोस्तों डेफिनेशन जो पार्ट होता है किसी भी एक्ट का या कोई भी टॉपिक का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इस एक्ट से 4 से 5 सवाल पूछेगा वो, तो मान के चलो दोस्तों 1 या 2 सवाल जो है इन डेफिनेशन से पूछेगा, राइट। ये सुनो लास्ट में MCQ भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया डेफिनेशन से भी सवाल आ रही हैं, ये सुनो। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया है, A नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। और दोस्तों मैंने इनको रीशफल कर दिया थोड़ा डेफिनेशंस को, जैसे ए के बाद आई लिख दिया फिर एफ लिख दिया, क्योंकि आपस में थोड़ा इंटरकनेक्टेड थी। किताब के अंदर आप देखोगे तो पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर आई तक आते आते ए को भूल जाओगे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। यस और नो। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ए मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल हु इज़ नॉट अ जुडिशियल मेंबर, ठीक है। तो दोस्तों एक बात मुझे समझ में आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की बात करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मेंबर का मतलब है कि कोई प्रशासनिक मेंबर टाइप हुआ कुछ, ठीक है, जो क्या है एक मेंबर तो है ट्रिब्यूनल का लेकिन दोस्तों जुडिशियल मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूँ, एक तो भैया मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेलिंग ही बहुत बड़ी है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है
एक मेरा जुडिशियल मेंबर होता है, एक मेरा जुडिशियल मेंबर होता है, ठीक है। और दोस्तों ये आपस में क्या है, रिलेटेड नहीं है, ये अलग टाइप के लोग होंगे, ये अलग टाइप के लोग होंगे, राइट। अब दोस्तों आई मैंने लिखा तो जुडिशियल मेंबर की बात कर दी इसने। ए मेंबर ऑफ ए ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी मेंबर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा इस एक्ट के अंदर, एंड इंक्लूड्स द चेयरमैन। अब दोस्तों ये बात मुझे जैसे ही मैंने देखी तो मेरा दोस्तों दिमाग खटका, मैंने मेंबर लिखा, मेंबर के नीचे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर लिखा, फिर मैंने दोस्तों जुडिशियल मेंबर लिखा, फिर दोस्तों जुडिशियल मेंबर के नीचे मैंने चेयरमैन लगा दिया, ठीक है। अभी दोस्तों ये चीज़ फाइनल नहीं है कि चेयरमैन ओनली जुडिशियल मेंबर ही हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब ये मत निकाल लेना, ठीक है। तो एक बार के लिए दोस्तों ऐसा याद रखो कि मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, जुडिशियल मेंबर है, दो टाइप के मेंबर हो गए। और इस डेफिनेशन के हिसाब से चेयरमैन जो है इसके अंदर आ जाएगा, जुडिशियल मेंबर के अंदर, राइट। आगे दोस्तों जैसे जैसे एक्ट बढ़ेगा तो आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी देखने को मिलेगी और दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आई को याद रखना, राइट। और दोस्तों अपॉइंट, अब इसके साथ एक बात और दी गई थी, अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई बाय द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि चेयरमैन जो है दोस्तों उसके बारे में एक बात लिखी गई थी कि चेयरमैन जो है ऐसी क्वालिफिकेशन पोजेस करता है जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 के अंदर दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखनी है आपको, सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे जब चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक बात और दी गई थी कि चेयरमैन जो होता है वो ऐसी ही क्वालिफिकेशन रखता है, ऐसी क्वालिफिकेशन रखता है जो सब सेक्शन 3 में दी गई है सेक्शन 6 के, ठीक है। अब दोस्तों सब सेक्शन 3 में सेक्शन 6 का क्या दिया गया है कि ऐसी क्वालिफिकेशन रखता है कि चेयरमैन ऐसा बंदा होता है जिसको क्या करता है, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं लेकिन कंसल्ट किससे करते हैं दोस्तों, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट दोस्तों अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट किसके करेंगे, सीजीआई से, राइट। अब दोस्तों एक बार आपने देख लिया, अब सेक्शन 6 पे जाएंगे तो आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा, राइट। एफ पे चलिए दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट के बारे में बात कर रहे हैं और दोस्तों इसकी डिटेल चर्चा जो है सेक्शन नंबर 4 के सब सेक्शन 1 में दी गई है, राइट। दोस्तों सेक्शन वाइज हम चीज़ों को याद नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर पूरा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन के अंदर वो अपने कंप्लीट करेंगे, राइट। आगे चलिए, अगला देखिए फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात की गई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कितने टाइप की होती है, क्या होता है, देखिए इन रिलेशन टू ए स्टेट। अगर दोस्तों मैं कोई भी स्टेट की बात करूँ तो उस स्टेट पर्टिकुलर की ट्रिब्यूनल हो गई मेरी, ठीक है, जिसको मैं सेट बोलूँगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट। अब दोस्तों अगला है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको मैं दोस्तों जैट बोलता हूँ, राइट। ये क्या है, फॉर दैट स्टेट एनी अदर स्टेट और स्टेट्स, राइट। तो कुल मिला के बात याद रखनी है आपको, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट की गई है उसको मैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैट बोलता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जॉइंट नाम से आपको कुछ याद आ रहा है, जॉइंट, तो जॉइंट दोस्तों जॉइंट एक्सरसाइज होती है, ठीक है, कहीं और मत चले जाना जॉइंट के नाम से। जॉइंट की दोस्तों एक्सरसाइज होती है, जॉइंट एक्सरसाइज होती है 2 देशों के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों जॉइंट एक्सरसाइज के बीच, जब जॉइंट एक्सरसाइज होती है तो उसके अंदर 2 पर्टिकुलर देश भाग लेते हैं, मान लो भारत और रशिया की हो रही है, भारत और रशिया की हो रही है, भारत और कोई देश मान लो, पाकिस्तान की मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। अब एसएससी बैंकिंग की, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन जब करते थे, आरबीआई की करते थे दोस्तों, उसमें हमने इन चीज़ों को याद रखते थे करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों जॉइंट शब्द का मतलब हम उस टाइम क्या सोचते थे कि यार 2 देश हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है तो इनको जॉइंट एक्सरसाइज बोलता हूँ और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम ये है, ठीक है। तो वैसा ही दोस्तों सिनेरियो यहाँ है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं मिल के दोस्तों एक ट्रिब्यूनल बना ले और मिल के दोस्तों उस पर काम करें, राइट। उसके अंदर दोस्तों आगे की बातें हैं, उनके खर्चे जो हैं वो कैसे कैसे होंगे, राइट, इस पूरे चैप्टर के अंदर आएगा, राइट। तो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जो एस्टेब्लिश की गई है, राइट। अगला देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन का मतलब है दोस्तों जो एग्रीव्ड पर्सन है वो शिकायत करेगा, एक सेकंड, एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो एग्रीव्ड पर्सन करेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर आपको बताया था कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो शिकायत करेगी किसके खिलाफ, रेस्पोंडेंट के खिलाफ। टाइम कितना था दोस्तों इसके अंदर, 3 महीने टाइम था, ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। आईसीसी या एलसीसी को करेगी, आईसीसी को कब करेगी, एलसीसी को कब करेगी दोस्तों, जब एलसीसी को कब करेगी, आईसीसी को कब करेगी दोस्तों, जब एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत हो या कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के खिलाफ शिकायत हो, रेस्पोंडेंट के खिलाफ शिकायत हो तो दोस्तों एलसीसी में जाएगी। एलसीसी का मालिक कौन दोस्तों,
डीओ। आईसीसी का मालिक कौन दोस्तों? एम्प्लॉयर, राइट। तो दोस्तों इनको 90 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, 10 दिन का टाइम मिलता है इनको सबमिट करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या थी? एप्लीकेशन रिटर्न में लिख के देगी, ठीक है, एग्रीव्ड वूमेन। इसके अंदर क्या है दोस्तों? एग्रीव्ड पर्सन जो होगा वो एप्लीकेशन देगा, राइट। डी के अंदर देखिए दोस्तों एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों जो वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड वो चीज़ें थी कि कहाँ पे वो लाई करता है, तो उस केस में दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट होगी या सेंटर होगी। इस केस में दोस्तों कैट तथा जेट के केस में परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, डबल स्टार कर लो इसको। और ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जेट में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट। तो इसके अंदर जेट के अंदर ये MCQ पूछ लेगा वो कि भैया जो जेट जो है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अब आप सोचोगे कि यार ये तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो दोनों में से कोई स्टेट गवर्नमेंट होती होगी, लेकिन दोस्तों वो चीज़ नहीं है। सेट कैट और जेट जो हैं इन दोनों के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या है इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी, राइट। ये सुनो। ई पे चलिए दोस्तों बेंच। बेंच का मतलब है बेंच ऑफ ए ट्रिब्यूनल। कोई भी बेंच में दोस्तों कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर आएंगे वो फर्दर अपने पढ़ेंगे, लेकिन बेंच का मतलब है एक ज्यूरी है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ज्यूरी है जो फैसला लेगी, उस पे केस पे सुनवाई होगी, राइट। यस और नो। आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों पोस्ट के बारे में बात करता है के नंबर में। पोस्ट मतलब मीन्स अ पोस्ट विद इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आप एम्प्लॉय हो तो कोई ना कोई पोस्ट पे काम कर रहे हो अभी, ठीक है। ऑडिटर हो, सीनियर ऑडिटर हो, ठीक है, क्लर्क हो, MTS हो, ठीक है, जो भी हो। तो पोस्ट मतलब क्या हुई? आपकी पोस्ट हो गई इंडिया के अंदर और आउटसाइड इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पी देखिए दोस्तों सर्विस के बारे में दिया गया है। सर्विस मीन्स विद इन और आउटसाइड इंडिया। सर्विस क्या होगी दोस्तों? या तो इंडिया के अंदर होगी या आउटसाइड इंडिया के अंदर होगी, राइट। क्यू के अंदर देखिए दोस्तों सर्विस मैटर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये दोस्तों इसकी जो प्रीएम्बल अपने पढ़ी थी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सेम दिया गया है, ठीक है। सर्विस मैटर मतलब जो आपको सर्विस के दौरान जो आपको मैटर होते हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से मैटर होंगे वो सारे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए ऊपर से इन रिलेशन टू ए पर्सन, कोई भी पर्सन के रिलेशन में, मीन्स ऑल मैटर्स, सारे मुद्दे, सारे मैटर रिलेटिंग टू द कंडीशन ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। उसको सर्विस कैसे कैसे करनी है उसकी कंडीशन से रिलेटेड, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी कॉर्पोरेशन और सोसाइटी ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, राइट। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? किसी पर्सन के रिलेशन में सारे मुद्दे, ठीक है, उसकी सर्विस से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, राइट। और दोस्तों सारे अफेयर्स जो यूनियन से रिलेटेड है, कोई स्टेट से रिलेटेड है, कोई लोकल या कोई अदर अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर है, राइट, या दोस्तों कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई सोसाइटी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन का मतलब जो PSU हो गए, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों जो लोग काम करेंगे वो भी ट्रिब्यूनल्स में अंदर जा सकते हैं, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियाँ होती है, राइट, यस और नो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लो 2 एग्जाम्पल सुनिए इसके अंदर कि सर्विस मैटर कौन कौन से हुए आपके, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस कौन से हुई, ठीक है। तो दोस्तों आपको 10, 20, 30 साल पे क्या है MSCP मिलती है, ठीक है। मान लो ऐसा केस हुआ कि आपको किसी वजह से MSCP नहीं मिली है, ठीक है। तो उस केस में आप दोस्तों कोर्ट ना जाके आप डिपार्टमेंट को लिखोगे, डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्स नहीं देता है तो आप दोस्तों ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो कैट में जाइए, स्टेट गवर्नमेंट हो तो सेट में जाइए, ठीक है। और दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लो दोस्तों कोई हैंडीकैप पर्सन है। हैंडीकैप का मतलब है दोस्तों कोई दिव्यांगजन है, कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उसको दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, इनके ऊपर लेटर्स हैं जो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। उनके दोस्तों छुट्टियों से रिलेटेड, उनके दोस्तों प्रमोशन से रिलेटेड, उनको दोस्तों अलग उनके पेड अलाउंसेस से रिलेटेड, राइट, येस और नो। अगर दोस्तों वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट was not given by the department concerned, then he can go to the tribunals, राइट। मतलब उसको अगर उसके बेनिफिट जो हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को जो मिल रहे हैं उसको वो उसका डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसकी कंसर्न गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, ट्रिब्यूनल्स में जाके गुहार लगा सकता है, राइट। इन दोनों एग्जाम्पल के अलावा दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग अलाउंसेस, दोस्तों जो मेहनताना मिलता है आपको, जो तनख्वाह मिलती है उसके अंदर अलाउंसेस भी इंक्लूड कर लो, इससे रिलेटेड अगर मैटर हो, पेंशन से रिलेटेड मैटर हो, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड मैटर हो, ठीक है, तो आप जाओ कैट के अंदर, सेट के अंदर, जेट के अंदर। टेन्योर इंक्लूडिंग कन्फर्मेशन, दोस्तों आप जब डिपार्टमेंट में आते हो तो आपका एक टेन्योर होता है कि 2 साल मान लो प्रोबेशन पीरियड है, इसके बाद अब कन्फर्मेशन होगा, ठीक, कन्फर्मेशन टेस्ट होगा, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है। सीनियोरिटी से रिलेटेड, ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका जो जूनियर है आपके साथ रिक्रूट हुआ, उसके पे के अंदर
डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो वो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, तो उस केस में जाओ। प्रमोशन के केस में दोस्तों आपके जूनियर का प्रमोशन होगा, आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों केस चलते रहते हैं, राइट। और आप डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपके ऑफिस में अगर आप एडमिन सेक्शन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे केस हज़ारों केस पड़े रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं इसको, राइट। और दोस्तों क्या गया, प्रमोशन हो गया, और क्या गया, रिवर्जन। रिवर्जन मतलब डिमोशन, राइट। प्री मैच्योर रिटायरमेंट हुआ, सुपर एनुएशन हुआ। एक तो रिटायरमेंट से पहले जा रहा है, एक दोस्तों कंप्लीट सर्विस करके जा रहा है, सुपर एनुएशन जिसको बोलता हूँ मैं, ठीक है। लीव ऑफ एनी काइंड, कोई भी छुट्टी से रिलेटेड मामला, कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर है, आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने गलत कार्रवाई की है आप पे, ठीक है, तो आपका दोस्तों क्या हुआ, कंडीशन ऑफ सर्विस हुई वो, राइट। तो उस केस में भी आप ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो, या कोई भी दोस्तों अदर मैटर इन लोगों से जो इस पर्सन से जो इन डिपार्टमेंट में है, कोई सा भी मैटर हो वो ट्रिब्यूनल्स में ही जाएगा, राइट। तो इससे दोस्तों ये लाइन लिखे, एक्ट ने क्या है, सबको बचा लिया, राइट, कि मतलब सारे अधिकार जो हैं इसके अंदर आ गए, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे दोस्तों टी देखिए, ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। तो 3 प्रकार की है, कैट, सेट और जेट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दोस्तों जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट। ये सेंटर के लोगों के लिए, ये स्टेट के लोगों के लिए, ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के कंबाइन अगर ट्रिब्यूनल है तो, राइट। अब दोस्तों लास्ट देखिए, यू के अंदर दिया गया है वाइस चेयरमैन। अब दोस्तों पहले क्या पढ़ा था अपनों ने, मेंबर्स पढ़े थे, ठीक है। मेंबर्स दोस्तों 2 प्रकार के पढ़े थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और दोस्तों जुडिशियल मेंबर, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जुडिशियल के अंदर एक बार के लिए आप चेयरमैन को काउंट कर लो, ठीक है, एक बार के लिए ये सोच लो, राइट। अब दोस्तों वाइस चेयरमैन की बात है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वाइस चेयरमैन की चर्चा नहीं हुई। तो वाइस चेयरमैन क्या है, ए मेंबर हु हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आ गई तो आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर याद आ रहा होगा, ठीक है, कि भैया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, राइट। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, कैट और जेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोस्तों सेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, राइट, टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब देखिए दोस्तों, ए मेंबर हु हैज़ बीन ऑथोराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हुआ तो मतलब वाइस चेयरमैन को एक बार के यहाँ रख लीजिए आप, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा। एट ईच ऑफ द प्लेसेज वेयर बेंचेज ऑफ द ट्रिब्यूनल हैव बीन सेटअप। और दोस्तों हर एक स्थान पे जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की बेंच को क्या है, सेटअप किया गया है। एट ईच ऑफ द प्लेसेज वेयर बेंचेज ऑफ द ट्रिब्यूनल हैव बीन सेटअप, राइट। तो दोस्तों ये क्या था, पूरा डेफिनेशन का पार्ट था, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है इसका और सेक्शन नंबर 4 से अपने रीड करेंगे, राइट। तो दोस्तों वाइस चेयरमैन के बारे में एक थोड़ी सोच बनी आपकी, इसका काम जब आएगा तो डिटेल में अपने पढ़ेंगे कि वाइस चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या काम करता है ये। एक बार के लिए दोस्तों देखिए, मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जुडिशियल मेंबर, चेयरमैन को एक बार के लिए मैंने जुडिशियल में रखा, वाइस चेयरमैन को मैंने एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में रखा, राइट। और दोस्तों जहाँ जहाँ पे बेंचेस होगी वहाँ पे वाइस चेयरमैन काम करेगा, राइट। तो दोस्तों कुछ बात पहले पड़ी 70-80%, राइट। तो लास्ट तक दोस्तों जब जाएंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको याद करवा दूँगा, यस और नो। तो आज का वीडियो ये रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।